यूएनओ की सीरीज में अभी तक हमने देखा कि यूएनओ ने कैसे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी जगह बनाई, यूएनओ का एजेंडा क्या था, पर्पस क्या था और उसने क्या रूल्स रेगुलेशंस बनाए और कहां से क्या रूल्स रेगुलेशंस उठाए। ये सारी चीजें हमने देखी कि यूएनओ का पर्पस बेसिकली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएन बना इन 1945 से पहले लीग ऑफ नेशंस था, तो हम यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस को यूएन की मदर कह सकते हैं, मदर ऑफ यूएनओ। तो लीग ऑफ नेशंस से पहले हमने देखा आईसीआरसी बना था। तो यूएनओ का जो मेन पर्पस था, तो इसका मेन पर्पस जो आईसीआरसी का जो मेन पर्पस था वही था, और लीग ऑफ नेशन का मेन पर्पस वही था जो आईसीआरसी का था, और यूएन का पर्पस वही था जो लीग ऑफ नेशंस का था। तो इसका पर्पस क्या था बनाने का? इसका पर्पस ये था बेसिकली कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर। हम देखते हैं ना हमारे कल्चरल हेरिटेजेस, ह्यूमन राइट्स, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रिवर्स, ये सारी चीजों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इन सब चीजों का जब वर्ल्ड में वॉर्स होते हैं या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लीगल इश्यूज जो होते हैं, उन सब का प्रोटेक्शन करने के लिए वर्ल्ड के सुपर पावर्स और भी जो पूरे अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50 कंट्रीज गैदर्ड एट वन प्लेस एंड दे मेड दिस वन इन 1945 आफ्टर गोइंग थ्रू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएनओ का हमने देखा कि यूएनओ का प्रोडक्ट है इजराइल। अब इजराइल को यूएनओ को बनाने की क्या जरूरत थी, क्यों बनाया, इसका मेन रीजन क्या हो सकता है, पर्पस क्या हो सकता है? कि यूएनओ ने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करेंगे, कल्चर प्रोटेक्ट करेंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को देखेंगे या ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखेंगे। तो जब यूएनओ का काम ये सब कुछ था, तो इसने इजराइल बनाने का क्यों सोचा? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। इजराइल का जो रीजन है ये ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। और ब्रिटिश कहाँ है? वेस्टर्न यूरोप। ब्रिटिश बिलोंग्स टू वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप का ये रहने वाला है और इसने ऑटोमन एम्पायर से इजराइल के रीजन को, नॉट टुडेस इजराइल के रीजन को ऑक्यूपाई किया विद द हेल्प ऑफ अरब्स। यू कैन से अरबियन फ्यू कम्युनिटीज ऑफ अरब, नॉट एंटायर अरब। ऑक्यूपाई करने के बाद ब्रिटिश ने इजराइल को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बिफोर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश ने जूस को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा एक कंट्री बना के दूंगा। जूस खुश, इसके रिटर्न में इनको क्या करना था? ब्रिटिश को हेल्प करना था। किसमें? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने हेल्प किया। अब ब्रिटेन अलाइड पावर्स में आता है और सेंट्रल पावर्स में कौन आता है? ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश के बीच में जंग हुई, यू नो दैट रीजन। और यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड, जो कंट्री वेस्ट यूरोप का है वो कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर से लेता है इस रीजन को और प्रॉमिस करता है जूस को कि मैं तुम्हें ये रीजन दे दूंगा बिफोर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये दे भी देता है। और इसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। किसमें? अरब कंट्रीज वर्सेस जूस या इजराइल, यू कैन से दिस रीजन में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को ब्रिटिश हैंडल नहीं कर सकता था, तो ब्रिटिश ने किसको अप्रोच किया? यूएनओ को। अब यूएनओ का काम तो ये है ना भाई, यूएनओ कहा कि मैं ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करूंगा, कल्चर देखूंगा, ड्रग ट्रैफिकिंग देखूंगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखूंगा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करूंगा। तो यूएनओ का काम तो ये था। तो यूएनओ ने एक्सेप्ट कर दिया और यूएनओ ने 1945 में तो ये खुद ही बना था। 1948 तक इसने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया एंड 1949 में इजराइल को एक मेंबर कंट्री भी एक्सेप्ट कर लिया। किसने? यूएनओ ने। तो ये सारी चीजें कैसे हो गई? इसका रीजन क्या हो सकता है? इसके बैकग्राउंड क्या हो सकता है? हाउ इट वर्कड कि एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री ऑक्यूपाई करके, इस्लामिक कंट्री या किनसे, ऑटोमन एम्पायर या अरब कंट्रीज से एक रीजन को ऑक्यूपाई करके उन लोगों को दे देता है जो कि वहां पे है नहीं। दे वर स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहूदी या जूस, दे नेवर हैड देयर ओन होमलैंड, दे वर स्प्रेडेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम देखते हैं जो हिटलर था उसने लगभग
4 लाख से ज्यादा यहूदी को, ज्यूस को इसने गैस चैम्बर्स में डाल के कत्ल कर दिया था। ये सारी चीजें हो क्यों रही थी? देयर शुड बी सम रीजन बिहाइंड ना। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन हो सकता है ना, कि यहूदी यहाँ से वहां भाग रहे हैं, वहां से यहाँ भाग रहे हैं, यूरोप में उनके लिए जगह नहीं है, अरब उनको आने नहीं दे रहा, अफ्रीकन कंट्रीज में उनकी कोई जगह नहीं है, या कोई जाके अमेरिका में बस रहा है, जैसे कि न्यूटन अमेरिका चला गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हो रही थी यहूदियों के साथ। तो बेसिकली यहूदी इजराइल को क्यों जाना चाहते थे? क्यों इसको एक प्रॉमिस्ड लैंड कहते थे? प्रॉमिस्ड लैंड मतलब इनको किसने प्रॉमिस कर दिया कि ये तुम्हारा है? और इनकी क्या हिस्ट्री हो सकती है कि यूएनओ का इंटरवेंशन क्यों हुआ? ब्रिटेन ने प्रॉमिस क्यों किया? ऑटोमन एम्पायर ने क्यों छोड़ा ब्रिटेन के लिए? और अरब कंट्रीज, जबकि उनका छोटा अरब एंटायर पेनिनसुला बिलोंग्स टू सऊदी अरब, तो सऊदी अरब ने एक छोटे से रीजन को क्यों छोड़ दिया? जो मक्का के जो अमीर थे उनका क्या रोल है इसमें? तो टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू गो बैक एटलीस्ट 4000 BC. To understand this, we should go back to around 4000 BC. I told you 4000 BC. BC before Christianity, मतलब जीसस क्राइस्ट हैं उनके पैदा होने के लगभग 4000 साल पहले की बात है। तो यहाँ पे बैबिलोनियन की एक डायनास्टी थी अराउंड 3500 BC। बैबिलोनियन डायनास्टी कहाँ पे थी? यू कैन से टुडेज इराक। जो इराक का जो कुवैत, इराक का जो रीजन है ना, ईरान और सऊदी अरब, जो अरबियन पेनिनसुला है उसके बीच का जो रीजन है इराक, उस रीजन में ये डायनास्टी थी जो कि मेसोपोटामिया में था वहां पे। और ज़ोरास्ट्रियन 600 BC, ज़ोरास्ट्रियनियंस ये भी एक डायनास्टी थी, ये भी लगभग वहीं पे थी। और वो बहाव डायनास्टी एक पैदा हुई जो सबसे न्यू रिलीजन है जो कि यहीं पे पैदा हुआ था। और सुमेरियन डायनास्टी, ये इंपॉर्टेंट है, सुमेरियन रीजन ये इंपॉर्टेंट है। अभी बेसिकली इसी की बात करेंगे जो कि 4000 या 4500 BC के करीब थी। तो सुमेरियन डायनास्टी कहाँ पे है? तो इस्लाम डायनास्टी, इस्लाम यहीं पे पैदा हुआ, एक रिलीजन है। और ये 7th सेंचुरी मतलब AD में था। इस्लाम कब था? AD में। जुडाइज्म जो कि हम आज इसी पे डिस्कस कर रहे हैं पूरा, 1800 में था जुडाइज्म, जो कि ज्यूस भी है। और क्रिश्चियनिटी तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसको, तो ये तो 1 AD में था, AD में स्टार्ट हुआ ये। तो अंडरस्टैंड दिस इज इन ईरान, दिस इज इन इराक, बहाव it is in Arabian Peninsula, Sumerian dynasty, again it is इराक या ईरान जो कि अगल बगल में है। उस वक्त ये ईरान इराक ऐसा कुछ नहीं था, वो सारा एक ही रीजन माना जाता था जो कि पूरी एक डायनास्टी का एक बहुत बड़ा खित्ता था। वी ऑलरेडी नो दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट वॉज कॉल्ड द ग्रेट वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली ब्रिटिश के बहुत सारे कॉलोनीज थे, इसमें कुछ यूएस के भी थे, फ्रांस के भी थे कॉलोनीज। जो मदरलैंड है ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया उनका कॉलोनी था ब्रिटिश का। तो उस तरह के उनके वर्ल्ड वाइड, आपने तो सुना होगा हमारी सल्तनत में कभी सूरज नहीं डूबेगा, तो ये उनका ब्रिटिश का एक प्राउडली अपने आप को ग्रेट बताने का या अपने आप को ये बताने का कि हम पूरी दुनिया में, हमारी सल्तनत या हमारा किंगडम या हमारा एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस हिसाब से ब्रिटिश की जो कॉलोनीज थी वो ऑलमोस्ट जो पूरा ग्लोब है फैली हुई थी। और इसमें से कुछ यूएसए की भी थी, फ्रांस की भी थी, और जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज थे और जितने सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा ग्लोब को ऑक्यूपाई कर रखा था। कब की बात है? 1914 से पहले की बात है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ फॉर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल रीजंस। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सिनारियो है ना, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, वी कैन से इट इन लेमन्स लैंग्वेज। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपने सुना होगा, ये है ना वक्फ। एक्चुअली ये के नहीं क्यों होना चाहिए, फ्रॉम एपिग्लोटिक्स, जैसे कि खान। जो वक्फ है इसकी बिल प्रेजेंट हुई थी इन पार्लियामेंट, और इस पे डिस्कशन चल रहा था। कहाँ पे? टीवी पे। मैंने रिसेंटली वाईफाई कनेक्शन करवाया और उसके बाद उसमें कुछ टीवी चैनल्स आए। मेरा टीवी चल नहीं रहा था तो मैंने नया टीवी लाया जस्ट फॉर दिस, टू वॉच न्यूज़।
आजकल हम सबके पास फोन आ चुका है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम टीवी नहीं देखते, हमने टीवी देखना छोड़ दिया है। टीवी लाया और मैंने बड़े इंटरेस्टिंगली मैंने एक कॉफी का कप लिया और मैंने सोचा कि चलो आज न्यूज डिस्कशन देखते हैं, और उसमें वक्फ बिल पे डिस्कशन हो रहा। तो इस डिस्कशन में बेसिकली क्या हो रहा था, एक टीवी एंकर बैठी थी और एक मौलवी साहब और एक पंडित या यू कैन कॉल इट बीजेपी और एक स्कॉलर थे और एक प्रोफेसर थे। ये सारे लोग बैठे थे डिस्कशन करने के लिए। किस पे? इस पे, वक्फ बिल पे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो ये डिस्कशन में अब वक्फ पे डिस्कशन हो रहा है। बेसिकली वक्फ इज कनेक्टेड विद मुस्लिम। वक्फ बोर्ड, वक्फ का मतलब बेसिकली क्या है? वक्फ का मतलब है वक्फ कर देना, मतलब आपकी कोई जायदाद या जमीन या अपने आप को या किसी भी जो रिसोर्स होता है आपका, जो कि ह्यूमन रिसोर्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि कोई अपने आप को अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया, मतलब पूरी जिंदगी लगा दी, जैसे कि मॉन्क्स हैं, जैसे कि नन्स हैं, और जैसे कि कुछ मौलवीस हैं, मुल्लास हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में लगा देते हैं। जैसे कि अकबर ने कहा कुछ मौलवीस को, तो अब हज पे चले जाना, क्योंकि वो अकबर की सल्तनत में इंटरफेयर कर रहे थे या हुकूमत के कुछ अहम फैसलों में इंटरफेयर कर रहे थे। दिस इज कॉल्ड वक्फ कर देना या सरेंडर कर देना ऑन राइट पाथ, मतलब अल्लाह की राह में सरेंडर कर देना किसी भी चीज को, रिसोर्सेस को। बेसिकली बिफोर इंडिपेंडेंस, यू कैन से इन बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ये वक्फ बोर्ड बनाया गया बिफोर इंडिपेंडेंस बाय ब्रिटिशर्स। अब इस वक्फ बिल पे डिस्कशन हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। वक्फ पे डिस्कशन हो रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा। मैंने सोचा कि चलो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा होगा, लेकिन इसमें जो एंकर है, टीवी एंकर है, ये मौलवी से पूछती है कि जाकिर नायक सच्चा मुसलमान है या भगोड़ा। डिस्कशन किस पे हो रहा है? वक्फ पे। वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो रही है उस पे डिस्कशन हो रहा है, एंड टीवी एंकर इज आस्किंग टू मौलवी कि जाकिर नायक सच्चा मुसलमान है या भगोड़ा है। और सुनो, ये मौलवी और बदतमीज, मतलब एंकर से भी ज्यादा बदतमीज। तो इसका जवाब था कि हम एंटीलिया के रूल्स को नहीं मानते। एंटीलिया, मिस्टर अंबानीज हाउस, हम एंटीलिया के रूल को नहीं मानते। और इसके जवाब में जो दूसरा बीजेपी का स्कॉलर था, ये जो भी था, स्पोक्स पर्सन था, तो ये कह रहा है कि इसको पाकिस्तान भेज दो। दिस वॉज द डिस्कशन हैपनिंग ऑन रेस्पेक्टेड टीवी चैनल, which is recognized by most of the people and loved by approximately more than 50% of Indian population। उस टीवी चैनल पे इस तरह का डिस्कशन हो रहा है इस बिल पे। मैंने तो फिर काफी एंजॉय की, और वक्फ बिल मैंने विकिपीडिया से पढ़ा कि एक्चुअल में क्या है, व्हाट ऑल द डिटेल्स, इवन यू कैन गो थ्रू, इफ टाइम अलाउज आई विल मेक डिटेल वीडियो ऑन दिस। तो हियर दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1914 बेसिकली स्टार्ट होने का जो मेन रीजन था, वो रीजन था जैसे कि लोगों को एक वक्त के बाद आपके पास इंडस्ट्रीज हैं, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास मार्केट है, आपके पास रॉ मटेरियल्स है, और आप बहुत सारा बारूद असला बना रहे हो, आपके पास अच्छी खासी मिलिट्री है, और आपके पास मिलिट्री को ऐड करने के लिए बहुत सारे कॉलोनीज हैं। तो उन सब चीजों के बाद ना एक वक्त के बाद लोगों को क्या होता है, चर्बी चढ़ जाती। चर्बी किस किस को चढ़ी थी? ऑलमोस्ट सबको चढ़ी थी। यूरोप में 2 देशों में कुछ पर्सनल इश्यूज थे, ये एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। इसके सपोर्ट में आया जर्मनी और इसके सपोर्ट में आया रशिया, इसके सपोर्ट में आया ऑटोमन एम्पायर और इसके सपोर्ट में आया ब्रिटेन। तो ये होते होते अलाइड पावर्स में कन्वर्ट हो गए और ये सेंट्रल पावर्स में कन्वर्ट। सेंट्रल पावर्स इसलिए क्योंकि ये यूरोप का सेंटर में थे, मतलब यूरोपियन कंट्रीज थे, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज थे। और ये अलाइड पावर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन हैड मेनी कॉलोनीज, और ब्रिटेन ने उस कॉलोनी के जो सिटीजन्स थे या कॉलोनाइज्ड पीपल थे, उनको एज देयर आर्मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे बॉट इट देम हियर टू इन्फ्यूज इन देयर आर्मी to fight against allied powers। तो this was the drama happening in first world war। first world war start ऐसे हुआ, then it continued। और उसमें किसने क्या किया? जर्मनी ने बहुत सारे ये बनाए। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप एक चीज यहाँ पे समझने की एक चीज ये भी है, यूरोप में जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज थे, डेवलप्ड वी कैन नॉट से व्हाट टुडे
द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज का जो आज का जो डेफिनेशन है उससे बहुत अलग डेफिनेशन था। तब डेवलपमेंट का मतलब ये होता था कि आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, कितनी कॉलोनीज है, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, इंडस्ट्रीज कितनी है, आपके मार्केट कितना बड़ा है, उस बेसिस पे तब डेवलपमेंट को कंसिडर किया जाता। अब डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है आपकी हैप्पीनेस कितना, आपकी एजुकेशन या रिसोर्सेज या एनवायरनमेंट कितना अच्छा है या इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कंट्री में कितना अच्छा है, ऑन दैट बेसिस आज डेवलपमेंट कंसिडर किया जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर व्हाट डेवलपमेंट वाज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कंट्रीज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था यूरोप में, जब एंड में यूएसए भी ज्वाइन हो गया फॉर अदर रीजन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन यूरोप एंड यूएसए एंड ऑटोमन एम्पायर। जर्मनी ने थोड़ा कुछ यूएसए के जो मैक्सिको है उसमें इन्फ्लुएंस किया था टू go against USA. Though for different reason USA also came into the picture in First World War. तो यहाँ पे ब्रिटेन के बहुत सारे कॉलोनीज थे, उन कॉलोनीज में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मेन एक और चीज हुई यहाँ पे, वॉर्स को आप ध्यान में रखना एंड द चेंजेस व्हाट एंटायर वर्ल्ड फेस्ड, द बिगेस्ट चेंजेस जो मेडिसिन जो है, जो कि मेडिसिन या हॉस्पिटल्स या दवाइयाँ या बहुत सारी चीज़ें जो मेडिसिनल, जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने सारे रोग हैं, इलाज हैं, ये सारी चीज़ें बेसिकली डेवलप हुई थी फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ड्यूरेशन में। तो जितने सारे एलोपैथी डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज के पैरासिटामोल है, ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, ये सारी डेवलप हुई थी इस ड्यूरेशन में बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये वॉर्स लड़ने के लिए लगभग ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ सकते हो तो कि इतने सारे कंट्रीज आए, बहुत सारी आर्मी आएगी, बहुत सारी आर्मी एक दूसरे के साथ लड़ रही होगी, तो इंजरी भी होती होगी, डेथ भी होते होंगे, मतलब इट हैपन इन crores of people died, approximately more than 4 to 5 crores people died during first and second world war। जब इतने सारे लोग मर रहे थे इनके इलाज के लिए, जो सबसे पहले जो पोस्टमार्टम है वो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले ऑपरेशंस, ओपन हार्ट सर्जरीज हैपेंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे पहले। इससे पहले कोई किसी का शरीर काटना पीटना तो दूर की बात ही, वो बात की बात है कि सो मेनी पीपल सेज के हमारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग हैं, जैसे कि आयुर्वेदा, हमने सबसे पहले हार्ट सर्जरी की, ये वो बात की चीजें हैं। लेकिन जो एलोपैथी में जो डेवलपमेंट्स हुए वो डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आजकल हम जो जीन्स पहनते हैं ना, तो जीन्स का आविष्कार हुआ, टी शर्ट का आविष्कार हुआ, जॉकेट्स का आविष्कार हुआ। तो ये सारी चीजें भी तभी पैदा हुई थी क्योंकि तब लोगों को, स्पेशली जो आर्मी मैन थे, उनके लिए चाहिए थे ये AK-47 इन आर्म्स एम्युनिशंस, जो कि टैंक है, वॉर टैंक नहीं होती, वॉर टैंक, मशीन गन जो कि LMG है, लाइट मशीन गन है, और उसके पहले SLR थी। ये सारी चीजों का डेवलपमेंट तभी हुआ। एयरक्राफ्ट्स, इसका भी डेवलपमेंट तभी हुआ। और इसके साथ ड्रोन्स, एयर बलून्स, जो कि जर्मनी ने इस्तेमाल किया था यूके के अगेंस्ट, जिसको क्या कहते थे, बेबी बलून या बेबीज डेथ, उसका नाम दिया गया था। ये क्या करते थे, एक बहुत बड़े गुब्बारे में या बलून में मिसाइल्स रख के या बम्स रख के ब्रिटेन में वो बलून जाता था ट्रैवल करके और वहां पे जाके वो गिराता था कहीं भी, तो वो टारगेट करके ये करते थे। वी कैन से जो कि बहुत बड़ा बलून सा होता था। ये सारी चीजें तभी डेवलप हुई। एंड द फिफ्थ थिंग What happened? This made जो वर्ल्ड का जो मैप है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। और the sixth thing, the most important thing is the international boundaries। बहुत सारी कंट्रीज बनी और इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनी और बहुत सारी कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला, बहुत सारी न्यू कंट्रीज भी इमर्ज हुई और बहुत सारी कंट्रीज में लॉस लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए। और बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे कि स्पेशली इन एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज, तो इंडिपेंडेंस मिले और दे हैव अडॉप्टेड
अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, उनकी मर्जी से उन्होंने बहुत सारे तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस अपनाए, अपने लीडर जैसे कि डेमोक्रेसी है या कैपिटलिस्ट है या कम्युनिस्ट है, उस तरह के गवर्नमेंट्स को उन्होंने अपनाया। तो उसके साथ साथ एक इतना बड़ा चेंज हुआ, मतलब ये जो दो इवेंट्स थे फ्रॉम 1914 टू 1947, इतने बड़े इवेंट्स हुए यहाँ पे। 44 में एंड हो चुका था सेकेंड, उसके बाद में कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में यूएनओ केम इनटू पिक्चर। तो दिस यूएनओ is responsible, we have discussed that how UNO का जो मेन एजेंडा क्या था, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स हाउ यू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, उसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी इंसान के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो उसका पहले तो उसे घर रहने के लिए घर दिया जाए, और उसके बाद में उसकी एजुकेशन देखी जाए, और उसके बाद में उसको जो एनवायरनमेंट, जिस माहौल में वो रहता है वो सही किया जाए, उसको एजुकेशन देना, उसको एक जॉब देना, या उसकी इनकम का आप ध्यान रखना, ये सारी चीजें यूएनओ ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाई। एंड वॉट एवर ही कुड डू ही डिड द यूएनओ। और यूएनओ में मेन पावर्स कौन थे? ब्रिटेन, यूएसए एंड रशिया। तो ये मेन पावर्स है, मतलब द ग्रेट पावर्स यू कैन से। इन्होंने, अब कॉलोनीज भी इन्हीं के पास ज्यादा थी, तो अब यहाँ पे इन्होंने न्यू कंट्रीज बनाए गए, बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फॉर डिफरेंट रीजंस, फॉर देयर लाइक रीजनल रीजंस, फ्यू गॉट डिवाइडेड, फ्यू गॉट डिफरेंट बाउंड्रीज। जैसे कि यूएसएस, रशिया का जो यूएसएसआर का जो बहुत बड़ा एक रीजन था, जो कि पोलैंड, फिनलैंड, जो कि वेस्टर्न यूरोप में आता है, रशिया का द वेस्टर्न पार्ट एमर्ज्ड इनटू, जैसे कि यूक्रेन, तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो पहले यूएसएसआर में ही था, मतलब पूरा रशिया का ही एरिया था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तब बहुत सारे कंट्रीज बनाए गए वहां पे, जो कि आज के यूरोपियन यूनियन में शामिल है, फेडरल कंट्रीज भी कहा जाता है उनको। तो ये सारे कंट्रीज तब एमर्ज हुए, कहां पे? यूरोप में। और उसके साथ साथ जो मिडिल ईस्ट है, जिसको गल्फ कंट्रीज कहते हैं, जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, क्योंकि ये जब मिडिल ईस्ट का अरेबियन पेनिनसुला है, उसका एक बहुत बड़ी वहां पे एक एम्पायर था, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर ऑक्यूपाइड अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप was under Ottoman Empire. तो Ottoman Empire also lost in First World War itself, और Second World War तक इन्होंने बहुत सारे कॉलोनीज या अपने रीजन को they lost it। इसके रिटर्न में बहुत सारी कंट्रीज एमर्ज हुई, जो कि सऊदी अरेबिया का जो नदर्न पार्ट है, जो कि आज का जो इजराइल है वो वाला, और टर्की का जो, और वो छोटा होके बाद में सिर्फ टर्की का जो आज का जो टर्की है उतना ही रह गया ये। अब हम समझते हैं यहाँ पे यूएन ने एक इम्पोर्टेंट कंट्री इजराइल बनाई, जो कि मिडिल ईस्ट है, जिसको ऑक्यूपाई किया था कौन? ब्रिटिश ने। और ये कहाँ पे आता है? वेस्टर्न यूरोप। तो यूएनओ ने इस कंट्री को एज ए नेशन एक्सेप्ट कर लिया इन मिड ऑफ द 20th सेंचुरी। इजराइल को उस जगह पे जो कि आज है, उस रीजन में एक्सेप्ट करने का मेन रीजन क्या है? जो कि यहूदी पूरी दुनिया में फैले हुए थे, उनको एक पर्टिकुलर कंट्री या नेशन देने का बेसिकली रीजन क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड गो बैक, एज वी हैव सीन इन 4000 BC बिफोर क्रिश्चियनिटी। तो हम उस चीज को एक बार डिटेल में देखते हैं। द सुमेरियन डायनास्टी, जो सुमेरियन डायनास्टी थी, ये डायनास्टी बेसिकली साउथ इराक में थी। कहां पे? साउथ इराक के सदर्न रीजन में। और इराक का सदर्न रीजन में क्या है? वी हैव सीन एफरेट्स रिवर। जो सुमेरियन डायनास्टी है वो लगभग यहाँ पे थी। जो इराक है ये अरेबियन पेनिनसुला, एंड दिस वाज यू कैन से द सुमेरियन डायनास्टी। इराक के लगभग सदर्न पार्ट में सुमेरियन डायनास्टी थी। कौन सी? सुमेरियन डायनास्टी। इट वाज देयर अप्रोक्सीमेटली सुमेरियन डायनास्टी इन 4500 BC। सुमेरियन डायनास्टी में द इब्राहिम का जन्म हुआ। कब? इन 2150 BC
2150 BC बिफोर क्रिश्चियनिटी, मतलब येशु क्राइस्ट के लगभग 2000 साल पहले, अब से लगभग 4000 पहले की बात है। तो 4000 पहले ये हुआ कि इब्राहिम का बर्थ हुआ कहाँ पे? सुमेरिया में, मतलब इराक में। जो इराक का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे इनका जन्म हुआ। तो इनकी डेथ कब हुई? 1975 BC। जो BC है वो उल्टा काउंट होती है, मतलब ये पहले हुआ था, ये बाद में हुआ था, बिफोर क्रिश्चियनिटी के इतने साल बाद में उनकी डेथ हुई थी। हेब्रोन का एक रीजन है, वहां पे इनकी डेथ हुई थी। तो ये जो इब्राहिम है, इब्राहिम बेसिकली इस्लाम में इनको प्रॉफिट माना जाता है और क्रिश्चियनिटी में भी उनको प्रॉफिट माना जाता है और इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता है क्रिश्चियनिटी में। और जूस में, जूस जो है, जो जुडाइज्म है, जो जूस है, यहूदी जो हैं, वो भी इनको अपना प्रॉफिट मानते हैं या इंपॉर्टेंट पर्सन मानते हैं। तो इनकी 2 बीवियां थी, एक का नाम था हाजर और एक का नाम था सारा। तो ये हाजर का जो एपिसोड आपको याद है, हज जो होता है, हज जो करते हैं इस्लाम में, वो इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कुछ अरकान किए थे। अरकान मतलब कुछ ऐसे कार्य किए थे। इनका एक पर्सनल रीजन था, जैसे कि इनके बेटे के साथ या इनके हस्बैंड के साथ जो जो चीजें हुई, वो इन्होंने जो एक्टिविटीज की, उन्हीं चीजों को रिपीट करना या प्रिटेंड करना या उसका ये करना, उसको हज कहते हैं। ये मुस्लिम के अकॉर्डिंग ये अलग रीजन है, ठीक है। और ये सारा, और इनका बेटा था इस्माइल। तो इस्माइल को ही लेके ये सारी चीजें थी। आप एक सिंपल सी बात समझ लेना, इब्राहिम सुमेरियन डायनास्टी 2150 BC एंड 1975 BC। तो उसके बाद इनकी 2 बीवियां थी, दे आर वाइफ्स। इनका बेटा इस्माइल था और इनका भाई इसहाक था, मतलब ये जो इसहाक है, इसहाक कहते हैं। और इनके बाद इनका बेटा, इसहाक का बेटा याकूब क्रिश्चियनिटी में इसको जाकोब भी कहते हैं, जो उसमें उसको जूडा कहते हैं। तो जो याकूब था, इसके लगभग 12 बच्चे थे, और भी ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट 12 बच्चे थे। और ये 12 बच्चों में से दे हैव टर्न इनटू 12 ट्राइबल कम्युनिटीज। 12 ट्राइबल कम्युनिटीज में एक कम्युनिटी जो निकला वो जूडा है। ये जूडा को ही यहूदी कहा जाता है। जो जुडाइज्म, जो जूडा है, उसी को यहूदी, उसी को यहूदी कहा जाता है। तो ये कब की बात है? 2150 BC की बात है ये। Why Israel proclaimed that कि this region belongs to them? क्योंकि इनका मानना ये है कि ये promised land है, जो कि इनके पैगंबर या इनको जो मानते हैं, इब्राहिम को इल्हाम होना बोलते हैं ना, कि ज्ञान हुआ या ऊपर वाले का मैसेज मिला या पैगाम मिला। जो ऊपर वाले का जो पैगाम मिलता है या मैसेज मिलता है, तो उसको पैगंबर बोलते हैं। तो मैसेंजर, यू कैन से, पैगंबर और मैसेंजर बोथ आर सेम, देयर इज नथिंग, नो डिफरेंस इन बिटवीन। तो जो पैगंबर थे इब्राहिम, who born in Sumerian dynasty, तो Sumerian dynasty, ये earlier this region of entire Israel under Sumeria was somewhere on the western Iraq। जो इराक का जो वेस्टर्न इराक था, ये पूरा Sumerian dynasty का ही रीजन था। तो वो ये यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे जेरूसलम है, जेरूसलम के नीचे एक रीजन है हेब्रोन। इस रीजन में इनकी डेथ हुई, यहीं पे इनकी पूरी फैमिली को दफनाया गया है, ठीक है। यह दफनाया गया है, इनकी सेमेंट्री यहीं पे बनी है। इनकी जो बीवी बच्चे या जितने सारे इनका खानदान था, वो यहीं पे दफनाया गया है। तो इन्हीं की बीवी, जो कि आज का जो मक्का है, बीबी हजरा जो बोलते हैं, हाजिरा जो बोलते हैं, मुस्लिम्स उसको हाजिरा बोलते हैं। अदर रिलीजियस पीपल दे कॉल्ड हर एज हजर। बीबी हाजिरा जो हैं, उनके बेटे को लेके, हजरत इस्माइल को लेके, जो कि वो भी आगे चल के पैगंबर ही बनने वाले थे, तो इस्माइल को लेके शी वेंट टू मक्का, और वहां पे उन्होंने अपने बच्चों को लेके जो जो चीजें की, जो जो परेशानियां उठाई, जो तकलीफें उठाई, उन्हीं तकलीफों को रिपीट करने को हज कहते हैं। तो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड, तो इट वॉज अंडर सुमेरियन डायनास्टी। तो इस चीज को, तो ये यहाँ पे दफन होता है। फॉर डिफरेंट रीजंस दे माइग्रेट टू इजिप्ट इज हियर। तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी का साउथ वेस्ट कोस्ट ये क्या है? ये इजराइल का रीजन है। दिस वन वाज इजराइल। तो ये पार्ट ऑफ इजिप्ट, ये इजिप्ट का रीजन है, और ये अरबियन पेनिनसुला है, अरबियन पेनिनसुला। तो
हियर इब्राहिम के जो बर्थ हुआ था वो लगभग यहाँ हुआ था, इब्राहिम बॉर्न। इनकी जो सेमेंट्री है या इनकी जो कब्र है वो लगभग यहाँ पे है, हेब्रोन। हेब्रोन जो कि आज का मस्जिदुल अल हरम कहते हैं, जो कि फलस्तीन में है। तो ये हेब्रोन की जगह पे इनका डेथ है। इन्हीं के जो जनरेशन से बाद में इन्हीं की जो जनरेशन है वो जनरेशन फॉर डिफरेंट रीजंस दे माइग्रेटेड टू इजिप्ट। तो इजिप्ट में जाने के बाद यहाँ पे कुछ था नहीं, तो यहाँ पे इजिप्ट में जाने के बाद व्हाट बेसिकली दे वर डूइंग इज वो लेबर का काम करते थे या बॉन्डेड लेबर का काम था, गुलामी करना। उस वक्त तो गुलामी आम थी, लोगों को बेचा खरीदा जाता था, तो इजिप्ट में वो बहुत ज्यादा चलता था। यहाँ पे एक और एपिसोड हुआ था फिरौन का। तो फिरौन का एपिसोड इन क्रिश्चियनिटी, इन इस्लाम एंड इवन इन जूस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिरौन एक तानाशाह बादशाह था या डिक्टेटर था उस तरह का, और इसने यहाँ पे इन पे यहूदी पे बहुत सारे जुल्म किए। तो यहीं पे मूसा की पैदाइश हुई, कहाँ पे? इराक में। इजिप्ट है ये अफ्रीका का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इजिप्ट। तो ये अफ्रीका ऐसे दिखता है जैसे कि आम होता है ना, आम टाइप, आम के शेप का दिखता है अफ्रीका। तो उसके माइन्यूट डिटेल्स में मत जाना। तो जो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे एक रिवर है जो कि बहुत लंबी रिवर है, और ये मेडिटेरियन सी में अपना डेल्टा बनाती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर है। और मेडिटेरियन सी में इस रिवर का नाम क्या है? नाइल रिवर। दरियाए नाइल भी कहा जाता है, नाइल रिवर। और जो पूरा अफ्रीका को जीवन दान देती है ये, तो नाइल रिवर। तो नाइल रिवर के किनारे, इन द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर, तो मूसा बॉर्न। तो मूसा बेसिकली लेट्स टू जुडाइज्म। तो इन्हीं के जो फॉलोअर्स हैं दे टर्न इनटू Jews. तो मूसा born here. तो मूसा is also called the पैगंबर। पैगंबर वही हैं जो ऊपर वाले का, अलमाइटी का पैगाम लेके आते हैं। यू कैन से इवन मैसेंजर, पैगंबर। तो मूसा was here। तो ये अफ्रीका का रीजन है। यू कैन से दिस was the eastern part of Africa where Egypt is located. Here Egypt is located and here there comes Arabian Peninsula. तो दिस वॉज द पिक्चर। ये जो अरबियन पेनिनसुला है, तो यहाँ पे जब फिरौन का एपिसोड हुआ, फिरौन एक तानाशाह डिक्टेटर था, तानाशाह बादशाह था, डिक्टेटर था। आप पिरामिड्स को देखना, वो इतने बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए गए हैं इजिप्ट में। इस तरह के जो पिरामिड्स बनाए गए हैं, जो मम्मीज को इसमें दफनाया गया है, वो पिरामिड्स बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना लेबर लगा होगा। दिस वॉज ऑल हैपन। ही एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड अ जन्नत, heaven during his time period. He used to call himself as a almighty himself. तो ये फिरौन का एपिसोड था। तो फिरौन ने ये सारी चीजें की यहाँ पे। तो इसको लेबर चाहिए था, लेबर आ गया कहाँ से? इजराइल, इस रीजन से यहाँ से आ गया। तो यहाँ पे उसी ड्यूरेशन में मोसेस या मूसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं उनको, उनकी पैदाइश हुई। तो मूसा fought with Pharaoh and Musa, along with his disciples, or you can say followers, he migrated this region. यही रेड सी है जो कि यहाँ पे स्विस कैनाल बनाया गया है। ये रेड सी से होते हुए स्विस कैनाल बनाया गया, और यही वो सिल्क रूट का मेन रूट है। अब मानते हैं कि मूसा ने एक पूरे समंदर को हटा दिया था, समंदर के बीच में रास्ता बना दिया था। तो वो यही एपिसोड है यहाँ पे, जो रेड सी क्रॉस करके ही केम हियर। यहाँ पे एक माउंटेन है, सुनाई माउंटेन। तो he has taken refuge here after coming from Egypt. Then इन्होंने कहा कि जो यहूदी हैं सारे, अब उनको यहाँ से माइग्रेट करके आए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रॉमिस लैंड का डिक्लेरेशन करता हूँ, या प्रॉमिस लैंड की मतलब एक लैंड की या एक जगह की या घर की, होम नेशन जिसको बोलते हैं, उसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो एंड ही डिड दैट। तो दे सेटल्ड हियर। After settling there, they formed the Great Israeli Kingdom. The Great Israeli Kingdom यहाँ पे कहाँ पे? जो अभी हमने देखा, मोसेस इजिप्ट से अपने साथ अपने फॉलोअर्स या यहूदियों को लेके कौन से रीजन में आए? ये रेड सी है, ये रेड सी, इसको क्रॉस करके ये यहाँ पे ऑन सम माउंटेन्स
ही हैज टेकन रेफ्यूज, ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो यहाँ पे ही केम एंड ही रेस्टेड। तो आफ्टर दैट, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, in approximately 11th century, you can say 11th century BC, 11th century BC, the great kingdom of Israel formed. When around 11th century BC में up to 930 BC, कितने साल, लगभग 100 for 100 years, approximately more than 100 years, यहाँ पे एक डायनास्टी बनाई गई, द ग्रेट किंगडम ऑफ इजराइल। वो डायनास्टी लगभग इस रीजन में बनाई गई। ये कौन सा रीजन है? इजराइल का रीजन है। ये इस रीजन में बनाई गई। यू कैन से दिस रीजन वाज अंडर इजिप्ट। ये जो पेनिनसुला है, ये रीजन इजिप्ट के अंदर में है, अंडर में था इजिप्ट के पहले से ही। ये जो रीजन है, द ग्रेट इजरायली डायनास्टी बनाई गई बाय किंग साउल। जो साउल है, साउल इज द फर्स्ट किंग, एंड इनके दामाद जो सन इन लॉ थे वो डेविड थे। और इनका जो बेटा है, इनका बेटा, डेविड का बेटा कौन है? सोलोमन, या इन इस्लाम वी कॉल इट हिम एज ए सुलेमान, जो ये भी एक पैगंबर थे। तो जो क्रिश्चियनिटी में इनको सोलोमन बताया जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली इन दिस ड्यूरेशन ही फॉर्म द गवर्नमेंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? द सोलोमन इन 970 to 931 BC, he is the person who actually built a temple जो कि जेरूसलम में या फलस्तीन में जो टेम्पल है, जिसके मस्जिदुल अल अक्सा कहते हैं या मस्जिदुल अल हरम कहते हैं, वो बनाई किसने? सुलेमान पैगंबर ने। कब? 931। तो हियर बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज जो जूस हैं वो कहाँ पे थे? उनका जो एमर्जेंस था, उनकी जो पैदाइश थी, बेसिकली वो इजिप्ट से हैं, मतलब अफ्रीकन कंट्री से हैं। नॉर्दर्न अफ्रीका या नॉर्दर्न अफ्रीकन अरबियन रीजन जो है, अरबियन रीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो उनकी जो लैंग्वेज है या उनका जो रहन सहन है वो अप्रोक्सीमेटली पूरा अरबियन है। जैसे कि लीबिया हो गया, वो सारे जो नाइजीरिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, तो वो सारी चीजें अरबियन पेनिनसुला के साथ में आती हैं। वो सारी कंट्रीज मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय अरब्स और इस्लामिक एम्परर्स। तो उस रीजन को अरब कंट्रीज कहा जाता है। तो बेसिकली जो इजिप्ट में हिब्रू लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, तो दे कॉल द हिब्रूज एज वेल, इवन जूडा भी कहते हैं क्योंकि इनको रिलीजन के से कनेक्टेड जूडा बोलते हैं। तो यहाँ पे सोलोमन ने 970 या 931 के ड्यूरेशन में इन्होंने वो टेम्पल बनाए गए, जिसकी वजह से आज इतने सारे डिफरेंसेस हैं बिटवीन क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज्यूस। तो ये यहाँ पे टेम्पल बनाए गए। अब इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 931 BC बिफोर क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे इन्होंने टेम्पल बनाई इजरायली किंगडम में, और टेम्पल बनाने के बाद उसमें जो मूसा को जो 10 कमेंडेंट्स मिले थे, तो यू कैन से 10 टीचिंग्स, जिसमें कुछ बातें ऐसी थी कि आप किसी और की जायदाद पे या उसकी बीवी पे, उसके बच्चों पे या नजर नहीं रखोगे, आप किसी जानवर को हार्म नहीं करोगे, इस तरह की चीजें उसमें बताई गई थी। आप किसी को झूठ नहीं बोलोगे, ये सारी चीजें बताई गई थी जुडाइज्म में, जो कि 10 कमांडमेंट्स जो आज भी वो मानते हैं। उनकी जो बेसिक रूल्स हैं, द लॉस ऑफ देयर लाइफ यू कैन से। तो जो 10 कमांडमेंट्स कहते हैं वो लिख कर यहाँ पे उस मंदिर में या टेम्पल में या मस्जिद में, वॉट एवर यू कैन कॉल इट इज, वहां पे रखा गया। तो ये हो गया इनका एपिसोड। अब यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर 720 BC मेसोपोटामिया अटैक दिस रीजन। कौन सा रीजन? जो अरेबियन पेनिनसुला का ये जो इजरायली रीजन था, इस रीजन पे अटैक किया किसने? मेसोपोटामिया ने। कब? 720 BC में। तो इस रीजन में इनका अटैक करना, इन्होंने मतलब इस रीजन को अटैक नहीं किया, मतलब इन्होंने पूरे रीजन को अटैक किया। इट केम अंडर
Mesopotamia. In 580 BC, Babylonians attacked them. Babylonians attacked them. ये कौन थे Babylonians? Again, they were ruling here. ये पूरा मेन जो रीजन था, ये अफ्रीका का ये रीजन था, और एशिया और वेस्टर्न यूरोप, बैबिलोन वो अटैक किया. तो जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया बेसिकली जो इराक की रीजन से था, ये इराक का रीजन है. इफ वी सी दिस इज अरेबियन पेनिनसुला, तो ये जो बेसिकली ये जो रीजन है ये इराक का रीजन है. तो मेसोपोटामिया बेसिकली इफ इट इज Kuwait, then it is Iraq. तो ये इराक के रीजन से मेसोपोटामिया attacked again this region. Yeah, you can say this entire region. So here Babylonians came from this side and they attacked this entire region. You can say basically they attacked Mesopotamians. जब Babylonians ने अटैक किया 580 में, जो सुलेमान ने टेम्पल बनाए थी 970 में, सुलेमान ने जो टेम्पल बनाई थी उस टेम्पल को बैबिलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि इनके लिए होली ऑफ होली कहा जाता था, जिसमें 10 कमांडमेंट्स रखे थे, वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि आज भी उसी डिस्ट्रक्शन में है. तो अगेन व्हाट हैपेंड हियर लेटर, दिस इज आल्सो इन बीसी, दिस इज आल्सो इन बीसी. इन 580 the Babylonians destroyed the temple which was built in 970 by Solomon. चलो इसको ऐसे समझते हैं. द 720 में मेसोपोटामिया ने अटैक किया कहाँ पे? इजराइल पे. इजराइल का जो अरेबियन पेनिनसुला एंड दिस रीजन वाज द ग्रेट किंगडम ऑफ इजराइल, द ग्रेट किंगडम ऑफ इजराइल. तो इस रीजन को मेसोपोटामिया ने अटैक किया 720 BC. तो 720 BC के बाद 586 BC Babylonians. See, Mesopotamia basically they came from this side because basically they belong to from Iraq region. जो इराक है ना, if this is Kuwait, ये इराक रीजन से ये यहाँ पे आके इन्होंने अटैक किया and the entire region came into their control. तो Babylonians here again they attacked in 586. Babylonians basically they came from द टर्क रूट, जो आज का जो टर्की है उस रूट से आए थे. तो उन्होंने यहाँ पे अगेन अटैक किया, तो इस रीजन को उन्होंने ऑक्यूपाई किया 586. एंड इन दिस अटैक, या यू कैन से आफ्टर दिस अटैक, Babylonians basically destroyed that temple which was constructed by Solomon in 970. Babylonians destroyed. Again in 537 BC, the Persian king occupied the same region. तो अप्रोक्सीमेटली 30-40 साल के टाइम ड्यूरेशन में ये सारी चीजें हो रही थी. 30-40 साल के डिफरेंसेस में हो रही थी. तो यहाँ पे 537 में जो पर्शियन किंग है उसने ऑक्यूपाई किया सेम रीजन को, और उसने बैबिलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था ना टेम्पल, तो इसने परमिशन दी कि आप टेम्पल दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. कौन सा? ये वाला जो टेम्पल है उसको आप दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो इन 330 Alexander the Great attacked here and he did nothing much, जो इतना कुछ important नहीं है जो कि बोलने के लिए है अलेक्जेंडर के बारे में. तो इसने आया, ऑक्यूपाई किया, अगेन he because he died early. 537 BC we have seen Persian king Cyrus occupied the Israel region, और उसके बाद में इसने परमिशन दे दी कि आप अपना टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो या दोबारा बना सकते हो. तो उसके बाद हियर व्हाट वी सी इज एंट्री ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. उसने परमिशन दी क्योंकि उससे पहले बैबिलोनियंस ने तो टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि होली ऑफ द होली कहते हैं उस टेम्पल को. तो यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट की एंट्री हुई, और क्योंकि ये इसका तो एजेंडा था कि ये पूरी दुनिया पे राज करेगा या पूरी दुनिया इसके कंट्रोल में होगी, लेकिन ही पास्ड अवे इन वेरी यंग एज. यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बोलने के लिए. तो हियर इन 63 BC इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोम occupied the Israel region, the entire Israel region. At that time it was not nothing called Israel nation or country, वो एक region था पूरा.
तो उसको ऑक्यूपाइड कर लिया, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया था जिसके अंडर में इजराइल भी आता है। तो यहाँ पे रोम का किंग था पॉम्पी, या इसको ये भी बोलते हैं कि पॉम्पी द ग्रेट, पॉम्पी द ग्रेट। तो आफ्टर दिस इन 53 BC Julius Caesar came and he was very kind. तो in 44 BC Julius Caesar legalized जुडाइज्म। तो इसने ये कहा कि आप चलो फॉलो करो, तो इसने लीगल कर दिया, चलो छोड़ो जी लो यार, इस तरह से लीगलाइज कर दिया। तो बेसिकली ये जो पूरा है ये रोमन एम्पायर है। तो हियर व्हाट वी सी इज, तो इसने लीगलाइज कर दिया, तो इसने एक और भी ऑप्शन रखा, जैसे कि किसी भी नेशन या कंट्री में अगर वो कॉलोनी बनाते हैं, वहां पे गवर्न नहीं कर सकते, तो उस केस में जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बना लिया था लेकिन यहाँ पे गवर्न नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंट किया, या यू कैन से वाइस चांसलर या चांसलर अपॉइंट किया। तो यहाँ पे हाँ वी हैव गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उस रैंक का एक गवर्नर को रखा और उन्होंने ये ऑर्डर किया कि आप अपना किंग बना सकते हो लेकिन अंडर अस। तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम 37 BC to 4 BC हेरोड नामी एक आदमी इजराइल का किंग बना। हेरोड एंटिपस जो कि यहूदी किंग था अंडर इजराइल, और इसने रिकंस्ट्रक्ट किया, इसने जो टेम्पल बैबिलोनियंस ने तोड़ दी थी और सीजर ने परमिशन दिया था, हेरोड एंटिपस ने टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट किया टेम्पल को। कौन सा टेम्पल? वही टेम्पल जो होली ऑफ द होली कहते हैं। तो हियर इसके बाद अब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था बिकॉज इट वाज अंडर रोमन। तो अप्रोक्सीमेटली इन दिस BC era after Roman came into this particular region, तो यहाँ पे 1 AD में हमारे जेसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। कहाँ पे? बेथलेहम में जेसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। और बेथलेहम कहाँ पे है? बेथलेहम भी उसी रीजन में है, मतलब इजराइल के ही रीजन में है। लेट्स सी बेथलेहम कहाँ पे है। ये जेरूशलम का रीजन है, दिस इज जेरूशलम रीजन, और इसके ठीक नीचे बेथलेहम है और ये पूरा जेरूशलम का रीजन है। और ये जो हेब्रोन, जहाँ पे हेब्रोन है, ये हेब्रोन यहीं पे इब्राहिम और उनकी फैमिली जितने याकूब वगैरह सब हैं, तो पूरे उनको यहाँ पे उनकी सबकी सेमेंट्री यहीं पे है। तो जब बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, यहाँ तो जन्म हुआ, लेकिन इनकी डेस्टिनी ये थी कि इनका जो अपब्रिंगिंग है वो नजर नामी एक रीजन में हुई। तो ये जो पूरे जो इजराइल का जो रीजन है उसके नदर्न पार्ट में नजर नामी एक जगह पे, जिसको नजरत भी बोलते हैं, नजरत बोलते हैं या नजर बोलते हैं, तो यहाँ पे इनकी अपब्रिंगिंग हुई। वंस इट हैपन कि उनकी लाइफ का जो जितना सारा रिलीजियस चीजें हैं कि वो बहुत ज्यादा करिश्मा करते थे, वो लोगों की मदद करते थे या हेल्प करते थे, हेल्थ रिलेटेड हो गया या बहुत सारी समस्याएं उनका वो हल करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट एवर हैपन इन हिज पर्सनल लाइफ इज ही वाज अ प्रॉफिट एज वेल। In Islam also we accept as a prophet, and in Jesus Christ, in Christianity they accept him as a son of God. You can say जो son of God है तो वो God का ही एक रूप है, तो उस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो रिलीजियस रीजन हो गए। अब यहाँ पे because he born in this region as यहूदी, basically he was born as यहूदी। अब यहूदी बन के पैदा हुए हैं, तो इन अर्ली डेज क्या होता है, कोई भी आप बात बोलो तो जनरली आपकी किसी भी बात को या अच्छी बोलो या बहुत अच्छी बोलो, तो बेसिकली आपकी बात को कोई भी पहले वैलिडेशन नहीं देता। तो ऐसे केसेस में इनको बहुत ज़्यादा सताया गया और सता के फाइनली इनको यहीं पे परेशान किया गया, या इनको यहाँ पे गुड फ्राइडे एपिसोड, आपको पता होगा ये रिलीजियस रीजन है, गुड फ्राइडे एपिसोड, यहाँ पे उनको सूली पे चढ़ाया गया। और उसके बाद अगेन ही केम, ही वोक अप, अगेन ही केम फॉर 40 more days, एंड क्रिश्चियन पीपल, क्रिश्चियनिटी बिलीवर्स स्टिल बिलीव दैट ही विल कम बैक फॉर अदर रीजन, फॉर रिलीजियस रीजन, क्योंकि उनका मानना यह है कि कल को
वो ईसा का पैदा होना ही एक रीजन था कि इन सब लोगों को जो गुनाह किए हैं उन सब लोगों को जन्नत में ले जाना या हेवन में ले जाना। अब क्योंकि अभी भी सब लोग दुनिया में ही हैं तो उनको हेवन में ले जाने के लिए अगेन ही विल टेक बर्थ। तो दे हैव द रिलीजियस बिलीफ। तो दिस इज हाउ द क्रिश्चियनिटी ऑल्सो रिलेट दिस पर्टिकुलर प्लेस with their religion. This is where Jesus Christ born in Bethlehem region. उसके बाद जब ये रोमन एम्पायर में था, पूरा जो इजरायली रीजन रोमन एम्पायर में था, तो इन 66 to 135 AD, अब तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद AD स्टार्ट हो गया ना, तो 66 to 135 AD अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था बिटवीन रोमन्स एंड यहूदीज। तो 166 to 135 AD यहाँ पे रोम और यहूदी किंग के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। रोम एंड यहूदी किंग के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे जो यहूदी किंग था ही वाज टाइटूस। इन 70s क्योंकि रोमन और यहूदी किंग्स के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए, पहले तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि आप गवर्न करो एज ए किंग एंड बट अंडर रोमन एम्पायर। तो from 66 to 130 AD, Roman and Yahudi king had the differences between the for political और economic differences हो सकता है। तो differences आने की वजह से तो यहाँ पे 70 AD में 66 के बाद 70 AD में टाइटूस नामी एक कमांडर आया, रोमन कमांडर यू कैन से, रोमन कमांडर, जो कि आगे चल के ये किंग बना, रोमन किंग बना, किंग ऑफ रोम ये बना टाइटूस। तो इसने क्या किया, ही डिस्ट्रॉयड टेम्पल। जो टेम्पल बनाई गई थी, कितनी बार डिस्ट्रक्शन हुआ, ये 4th टाइम डिस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ तक टेम्पल कितनी बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ और बहुत सारों ने परमिशन दी, रिकंस्ट्रक्ट हुआ। अब यहाँ पे रोम के गवर्नर ने, जो कमांडर ने इसको टेम्पल को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके बाद इसने ही डिक्लेयर कि सारे जूस या यहूदी जो भी हैं यहाँ पे, उन सबको इस सरजमीन से भगाया जाए, वहां से उन सबको भगाया जाए। तो उसने सबको वहां से एलिमिनेट कर दिया, यू कैन से एक्सपोर्ट कर दिया, वहां से निकाल दिया, घर निकाला कर दिया या देश निकाला कर दिया कह सकते हैं। तो वहां से देश निकाला कर दिया सारे यहूदी को टाइटूस ने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो हियर उसके बाद में जो इजराइल का जो रीजन है, उस रीजन का नाम बदल के उसने क्या कर दिया, फलस्तीन कर दिया। कब, 135 AD में। तो फ्रॉम 66 to 130 AD रोमन और यहूदी किंग के बीच में जो डिफरेंसेस थे, तो उस डिफरेंसेस के बीच में तो टाइटूस नामी एक कमांडर ने जो टेम्पल था, जो होली टेम्पल था, उसका डिस्ट्रक्शन किया और उसके बाद में इन 135 AD सारे लोगों को एक्सपर्ट कर दिया जो कि यहूदी थे, जो कि आज सारी दुनिया में फैले हो गए। उसके बाद में दिस वाज द एंड ऑफ देयर एंट्री। तो उन्हें निकाल के मतलब कंप्लीटली निकाल दिया। और उसके बाद में जो इजरायली रीजन था उसको नाम दिया गया फलस्तीन, और फलस्तीन नाम आज भी बुलाते हैं। तो दिस इज वेयर द फलस्तीन इट हैज बीन कॉल्ड। तो नाउ हियर 306 to 337 337 एक और किंग आया, जिस किंग का नाम था कॉन्स्टेंटाइन। इस किंग का नाम क्या था, कॉन्स्टेंटाइन। तो कॉन्स्टेंटाइन जो कि रोमन किंग था और इसकी मदर थी हेलन। इनका मानना ये था कि मुझे जेरूसलम में या फलस्तीन में मुझे एक क्रॉस मिला। हेलन को जेरूसलम में क्रॉस मिला, इस तरह का क्रॉस मिला। तो ही एक्सेप्टेड इट, जो कि सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो देन द कॉन्स्टेंटाइन, जो कि आगे चल के कॉन्स्टेंटाइन पोल बना, और कॉन्स्टेंटाइन पोल या खुस्तुस्तुनिया जिसको कहते हैं, या इस्तांबुल जिसको कहते हैं, वो बना। वो बनने का जो मेन बेसिक रीजन क्या था, बेसिक रीजन ये था, इन 395 AD जो बाइजेंटाइन है, विच इज दिस वन, ईस्टर्न रोम एंड वेस्टर्न रोम। जो वेस्टर्न रोम था वो डिवाइड हो गया किससे, ईस्टर्न रोम से, जो कि बाइजेंटाइन कहला गया। जो ईस्टर्न रोम क्या कहलाया गया, बाइजेंटाइन। जो बाइजेंटाइन डायनास्टी थी वो बनाई गई। तो ये रोम हैज बीन
divided into two parts. One was ईस्टर्न रोम एंड वन वाज वेस्टर्न रोम. जो कि हमारा वेस्ट है, इंडिया का जो वेस्ट है वो यूरोप का ईस्ट है. तो दिस इज बेजेंटाइन वेयर इफ यू से अगर ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला है तो दिस एंटायर रीजन हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय बेजेंटाइन, और इसके जो नॉर्थ और वेस्टर्न जो पार्ट है वो पूरा जो यूरोपियन है वो ईस्टर्न रोमन हैज बीन कैप्चर्ड, रूल्ड बाय ईस्टर्न रोमन्स. तो इसने कॉन्स्टेंटाइन पोल ने 330 में अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया. कहाँ पे? जो कि टर्की या इस्तांबुल है उस जगह से उसने कैपिटल कहाँ पे शिफ्ट किया? इजराइल के जगह पे शिफ्ट किया, जो कि इजराइल का जो रीजन है वहां पे इसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसकी मदर को लगा के यहाँ पे क्रॉस मिला है और बहुत पवित्र जगह है. तो क्रिश्चियनिटी को इन्होंने, बिकॉज ही एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी, जैसे कि इंडिया में अशोका एक्सेप्टेड बुद्धिज्म आफ्टर कलिंगा वॉर. जब उसने वॉर में, अशोका ने जब वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स को जख्मी देखा, इंजर्ड देखा, तब उसने इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करके, इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय करके या लाइफ को हार्म करके व्हाट वी गेन्ड, तो ही रियलाइज दैट इन दिस एरा वी शुड चेंज एंटायर थॉट्स अबाउट लिविंग. एंड आफ्टर सीइंग डिस्ट्रक्शन जो कलिंगा वॉर में हुआ था सोल्जर्स के साथ, बहुत सारी जानें गई थी, बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे, तो अशोका ने क्या सोचा कि अब ये सब नहीं करना, कोई भी जंग नहीं लड़ना. तो अशोका ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया था. तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी रॉयल एम्परर, किंग या जो रूलर होता है किसी भी एक रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जो ट्रेजरी का जो फंड होता है वो रॉयल फंड, रॉयल ट्रेजरी से जो फंड आता है वो उस रिलीजन के डेवलपमेंट में या बेहतरी के लिए इस्तेमाल करता है. तो फाइनली क्या हुआ, हियर जो कॉन्स्टेंटाइन पोल ने जब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो इसने क्या किया, एक तो पूरे जो जूस को इन 335 में पूरे जूस को एक्सपर्ट कर दिया इसने, और एक्सपर्ट करके मतलब भगा दिया वहां से यहूदियों को, जो इजरायली रीजन है वहां से भगा दिया. और भगाने के बाद इसने क्रिश्चियनिटी को डेवलपमेंट दिया. ये क्रिश्चियनिटी पे इसने अपने पैसे भी खर्च किए और उसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुआ क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे इस रीजन में, क्योंकि इनका मानना ये था कि जीसस क्राइस्ट हैज बीन देयर इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो जो कॉन्स्टेंटाइन पोल है इसकी मदर को यहाँ पे क्रॉस मिला था. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड here in 1930 and 395 AD. In 395 AD what happened? 395 AD में जो कि ईस्टर्न रोम है और वेस्टर्न रोम है उनके बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए. डिफरेंसेस रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक कंडीशन या कल्चरल और बिहेवियरल चेंजेस आ गए, क्योंकि जब एक बहुत बड़ा एम्पायर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ हो तो उसमें डिफरेंसेस तो आ जाते हैं. तो ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम में डिफरेंसेस आ गए. जो ईस्टर्न रोम है वो कहलाया गया बेजेंटाइन, और वेस्टर्न रोम इट रिमेन इन लाइक अपर पार्ट ऑफ यूरोप. तो हियर दिस द ईस्टर्न रोमन ऑक्यूपाइड जो मिडिल ईस्ट है और बिट ऑफ जो अरेबियन कंट्रीज है वहां पे ये बेजेंटाइन ने ऑक्यूपाई कर लिया. तो यहाँ पे आप ये देखो कि 638 AD में तो जूस को बैन कर दिया गया, और 614 to 629 तो ये एक्सेप्शनल केस है जहां पे इस्लाम ने रूल किया इस रीजन में, जो इजरायली रीजन में इस्लाम ने रूल किया. तो दिस वाज एक्सेप्शनल केस जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी या ममलूक डायनास्टी ने रूल किया. इन्होंने इनको फिर से दोबारा से आके बसने दिया. बेसिकली एक चीज समझिए यहाँ पे, जो जूस है और क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन और जूस के बीच में डिफरेंसेस थे, लेकिन इस्लाम या मुस्लिम्स के बीच में और जूस के बीच में डिफरेंसेस नहीं थे. जो अब हैं वो डिफरेंसेस तब नहीं थे. इफ वी सी हिस्ट्री, जो आज जो डिफरेंसेस हैं वो तब नहीं थे. तो लेट्स अंडरस्टैंड हियर, जब कॉन्स्टेंटाइन पोल ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि रोमन किंग था, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसने जूस को क्या किया, सबसे पहले भगाया और उनको आने नहीं दिया, बैन कर दिया गया उनको. तो इनको बैन कर दिया गया. सी, ये सलाहुद्दीन अयूबी ममलूक डायनास्टी इन 614 629 ये इस्लाम डेवलप हो रहा था इस रीजन में, क्योंकि तब तक ड्यूरिंग 6th-7th सेंचुरी इन अरेबियन पेनिनसुला प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हो गया था. क्या हो गया था यहाँ पे? प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हो गया था, जो कि इस्लाम में ये मानते हैं कि मोसेस भी प्रॉफिट हैं, इब्राहिम भी प्रॉफिट हैं और ईसा मसीह भी प्रॉफिट हैं. लेकिन जो प्रॉफिट मोहम्मद
मोहम्मद हैं वो इस्लाम में आखिरी प्रॉफिट हैं, मतलब उनके बाद कोई नहीं आएगा। तो हियर व्हाट वी सी इज द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरेबियन पेनिनसुला। वी सी बिगिनिंग ऑफ इस्लाम। बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इज बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, जबकि when he was alive तभी जितना इस्लाम फैलाना था पूरी दुनिया में तभी उन्होंने अपने मैसेजेस के थ्रू फैला दिया। एंड when we were talking about UNO's rules and regulations, हमने देखा था कि how the Prophet Muhammad worked as a diplomat with Byzantine dynasty and with शाह ऑफ ईरान जो कि सुमेरियन डायनास्टी थी उनके साथ, और अफ्रीका के साथ जो कि इथोपिया था, जो नेगोस किंग था जिसको कहा जाता है कि किंग ऑफ किंग, इन सब के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे और इन्होंने बहुत सारी जंगें भी लड़ी when he was alive at that time। this is what happened। और उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद के बाद आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद his disciple या उनके साथ उनके जो फर्स्ट खलीफा थे दैट इज अबू बकर, द फर्स्ट खलीफा came into power। you can call him as a religious leader और एडमिनिस्ट्रेटर, एक जंगजू भी थे। तो इनके बाद आफ्टर 4-5 years इनके बाद हजरत उमर बिकेम अ खलीफा। किसके बाद? हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद। हजरत अबू बकर इज ऑल्सो फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो हियर हजरत उमर व्हेन ही केम टू पावर, इनके बारे में कहा जाता है कि ये रूल्स, रेगुलेशंस और हक नाहक, राइट्स और पनिशमेंट्स के बारे में ये बहुत पर्टिकुलर थे, जो कि किसी को पनिश करना हो या सही रास्ते पे चलना हो। ये एक कहानी है कि हजरत उमर जब तक थे तब तक व्हेन ही वाज रूलिंग, हजरत उमर जब तक थे, जब वो उनके रूल में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने भी कोई भी गलती कर दी। उनको बस ये सुनना कम था कि हजरत उमर हैं तो गलती नहीं होगी, उनके रीजन में गलती नहीं होगी, और बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी थे, ये उतने मतलब शांत स्वभाव के नहीं थे। तो जब एक दो किसान जा रहे थे बातें करते हुए, तो वो एक बार देखते हैं कि किसी और की गाय किसी और के खेत में चारा खा रही थी, तो चारा चर रही थी। तो जब वो दो किसान एक दूसरे को बात करते हैं कि भाई ये क्या हुआ, किसी और के खेत में किसी और की गाय खेत मतलब खा रही है, तो एक ने कहा कि क्या हुआ, उमर नहीं है क्या, उमर अभी जिंदा नहीं है। तो अच्छा, तो इसका मतलब जानवर भी उमर के होते हुए कोई गुनाह या गलती या किसी और का हक नहीं खाते थे। तो यहाँ पे हजरत उमर ने ये कहा कि जूस को कि आप वापस आओ, कम बैक एंड स्टे हियर। तो कम बैक स्टे हियर, आप वापस आ सकते हो, आप अपने मुल्क वापस आ सकते हो, मतलब दुनिया में जितने भी स्प्रेड हो चुके हो आप वापस आ सकते हो, आप वापस आके यहाँ पे रह सकते हो। क्योंकि हमने देखा था कि इन रूल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामिक रूल्स में इनका एक और भी रूल था। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरैश के साथ अग्रीमेंट किया था या डील किया था आफ्टर कॉन्करिंग मक्का, इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि आप जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हो आप अपने मन से कर सकते हो, वी डोंट फोर्स यू to accept Islam, you don't need to accept our culture, religion or tradition, anything, whatever you are having, your own culture, religion or tradition, whatever you're following, please go along with it, go ahead if you will and wish, willingly अगर आप चाहते हो तो आप इस्लाम accept कर सकते हो। This was the agenda of Islam, or you can say how the Prophet Muhammad given the freedom to the people to whom he conquered। तो here अब यहाँ पे लगभग 650 to 700 AD में आ चुके हैं, 700 AD में आ चुके हैं। तो लेट्स सी, जब इजराइल रीजन में मुस्लिम रूल था तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, क्योंकि एज प्रॉफिट मोहम्मद से एज द इस्लामिक रूलर्स बिलीव्ड दे हैव नथिंग टू डू विद दिस टाइप ऑफ any of issue with, they never had any of the issue with Islam or Muslim, never had any issue with Jews। तो up to 1099 मतलब 11th century तक कोई इशू नहीं था। और यहाँ पे बहुत सारे इस्लामिक रूलर्स बदले या एम्परर्स बदले और बहुत लोग आए गए, लेकिन जूस आराम से अपना गुजर बसर कर रहे थे, उनको कोई इशू नहीं था। तो लेट्स सी वेयर अगेन इट हैज बीन अफेक्टेड। दिस वर्ड
crusades started in 1099। 11th सेंचुरी में जो क्रूसेड्स नामी एक वर्ड एमर्ज हुआ, इसका मतलब क्या है? क्रूसेड मतलब फॉर रिलीजियस रीजंस, द जूस व्हेन जूस फाइट फॉर द रिलीजियस रीजन या रिलीजियस, तो रिलीजियस रीजंस की वजह से जब जूस फाइट करते हैं उसको बोलते हैं क्रूसेड्स। इट हैपन अप टू 1189 लगभग for 100 years this was happen between Christian and Jews। तो इसको क्रिश्चियन जूस वॉर कहते हैं। ये जो रीजन है इसमें क्रिश्चियंस और जूस की हमेशा फॉर एनी ऑफ द रीजन, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, जैसे कि सहाबी या उस तरह के रीजंस, मतलब सलेबी कहते हैं जो जूस को, और क्रिश्चियंस को जो पोप्स वगैरह हैं उनके बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए। तो इनके वॉर्स चलते रहे फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। व्हेन इन 1099 to 1189 में क्रिश्चियन was fighting against Jews plus Arabs और Jews दोनों मिलके क्रिश्चियनिटी के खिलाफ लड़ते थे। तो here what happened in 1189 to 1260, what happened, सलाहुद्दीन अयूबी came, और उसके बाद 1260 to 1516 Mamluk dynasty emerged as a big power here। तो ये अगेन जो जूस का पीसफुल पीरियड स्टार्ट हो गया यहाँ पे। डिफरेंसेस थे, प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली दे हैड बिग पीस हियर। इन 1516 ऑटोमन एम्पायर या उस्मानिया, जो कि ऑटोमन एम्पायर है, वो एमर्ज हुआ, वो एक्चुअली कैप्चर्ड कर लिया इस रीजन को। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर है इट केम इनटू पावर इन 1513 Ottoman Empire came into power and they captured this Israeli region in 1516। 1516 when Ottoman Empire captured or conquered the Israeli region, they permitted Jews to stay there with peacefully and they never forced the Jews to accept their religion, because it is believed that the Turkish people or Ottoman Empire mostly they believed in सुन्ना या सुन्नत उसको कहते हैं, जैसे कि सुन्नत होता है, फर्ज होता है, नफील होता है, इन सलात में होता है, लेकिन यहाँ पे सुन्नत का मतलब ये है कि whatever so Prophet Muhammad was doing in his lifetime, जो उनका बिहेवियर था, उनका जो जिंदगी में वो जो जिस तरीके से वो जीते थे, उन जैसे कि बात करना, उठना बैठना, बिहेवियर डिप्लोमेटिक या किसी भी फैसले में क्या डिसीजन लेना, वो सारी चीज़ों को फॉलो करना या बिलीव करना,